हेलो दोस्तों, आप सभी का यूसीएल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आज के टाइम में क्वेश्चन की भरमार रहती है और वनडे एग्जामिनेशंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे यूसीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है उस पर इन चीजों पर थोड़ी चर्चा करने के लिए, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल सामने आता है तो सबसे पहले मुद्दा उठता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट वाइज जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट और अलग अलग महाद्वीप पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वैसा ही महाद्वीप पर एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लेके आए हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुद्दा ये उठता है विश्व भूगोल के अंदर कि विश्व भूगोल की जब बात होती है तो विश्व भूगोल महाद्वीपों पर चर्चा की जाती है और महाद्वीप कैसे अलग हुए, कैसे बने ये देश, इन सारी चीजों पर। क्योंकि दो चीज होती है, एक तो होता है कारण और एक होता है प्रभाव। हमें सबसे पहले प्रभाव दिखाई देता है, उसके बाद हम उसके कारण की खोज करते हैं। तो इन्हीं महाद्वीपों में हम प्रभाव को देखते हुए कारण की खोज करते जाएंगे और उन्हीं चीजों को देखते हैं। हमारे सामने जो ये सारे विश्व के जो महाद्वीप दिखाई देते हैं अलग अलग, तो दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठता है ये अलग कैसे हुए। तो इन सारी चीजों पर चर्चा करते हुए थ्योरी दी गई। सबसे पहले इन सभी विश्व भूगोल के अंदर सबसे पहले ये थ्योरी दी गई थी, वेगनर ने दी थी। वेगनर ने ये माना था कि पूरे विश्व जितने भी आज महाद्वीप हैं, सारे भूभाग, जो महाद्वीप वाले भूभाग सभी एक थे। वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इनका मानना यह था कि पूरे के पूरे विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सारे एक थे और इन्हीं कॉन्टिनेंट को अलग करने के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ये कॉन्टिनेंट अलग हुए और ये भूभाग टूटा। स्टार्टिंग में ये बताया इन्होंने, इनका मानना यह था कि जब कार्बोनिक फेरिस युग था, कार्बोनिक फेरिस युग में सारे महाद्वीप एक थे, सारे भूभाग एक थे। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं महाद्वीपों की, तो महाद्वीपों की बात करें तो इन्होंने ये माना था कि सारे भूभाग जो कार्बोनिक फेरिस युग था उस टाइम ऐसे थे। आप देख रहे हो कि विश्व के सारे जो महाद्वीप है वो कहीं ना कहीं अपन देखें, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया, ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे हम पहले में देखें 225 मिलियन ईयर्स एगो का ये एक मैप दिखाया गया कि ऐसा दिखाई देता था। जब हम बात करें 150 मिलियन ईयर्स की बात करें तो उससे पहले ये कुछ अलग हुए थे। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा देखते हैं इसकी थ्योरी की ओर कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने ये माना कार्बोनिक फेरिस युग में सारे महाद्वीप क्या थे, सारा भूभाग एक था और जुरासिक युग आते आते ये भूभाग अलग हुए। ये भूभाग सारे अलग हुए। इन्होंने क्या माना कि इन्होंने ये माना कि जो महाद्वीप थे एक भूभाग था और इस भूभाग के अंदर सबसे पहले जो ये भूभाग था और इस भूभाग के चारों तरफ पानी था। ये भूभाग था, इसके चारों तरफ क्या था, ये पानी था और यही पानी जो कहलाया वो कहलाया पैंथालाशा। इन्होंने एक नाम दिया इस पानी वाले भाग को पैंथालाशा। और जो भूभाग वाला क्षेत्र था ये कहलाया पेंजिया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो महाद्वीपों को माना गया उसका नाम क्या दिया वेगनर ने, तो पेंजिया कहलाया। और जो भूभाग वाला क्षेत्र वो पेंजिया और जो जल वाला क्षेत्र था वो कहलाया पैंथालाशा। और इसी पैंथालाशा के बाद देखें तो आगे चलने के बाद जो पेंजिया है वो भी दो भागों में डिवाइड हो गया।
प्री जुरासिक युग के आते आते ये क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। और दो भागों में जब पेंजिया डिवाइड हुआ तो यह दो भागों में डिवाइड होने के बाद पेंजिया, अगर हम बात करें ऐसे, यही पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ तो दो भागों में ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा कहलाया अंगारालैंड और दक्षिणी हिस्सा कहलाया गोंडवानालैंड। बीच का भाग जो था वो एक सागर का रूप लिया और ये सागर कहलाया तैथिस सागर। तो मुद्दा ये उठता है कि इस अंगारा लैंड से कौन कौन से देश अलग हुए और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से देश हुए। सबसे पहले हम देखते हैं गोंडवाना लैंड से जो अलग हुए वो थे दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर द्वीप, ये सारे जो अलग हुए। अगर हम बात करें अंगारा लैंड से, तो अंगारा लैंड से जो अलग हुए वो थे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, एशिया और यूरोप। यूरेशिया, अफ्रीका, ये सारे महाद्वीप अलग हुए। अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये कि जब ये दो भागों में टूटा तो क्या कहलाया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और दोनों के बीच का जो भाग कहलाया तैथिस सागर, जो इसका निर्माण हुआ। और इसी अंगारा लैंड से कौन कौन अलग हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया और अफ्रीका। जब हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर द्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया सारे किससे अलग हुए, गोंडवाना लैंड से। अभी ऐसे एक दो तीन एग्जामिनेशंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा गया था कि भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का था। अभी रिसेंट में हरियाणा के अंदर एक HCS का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप किसके हिस्सा थे, तो ये थे गोंडवाना लैंड के। तो ये बात ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे कॉन्टिनेंट पर पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी थी। जब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की, तो स्टार्टिंग में ये माना गया ये सारा भूभाग आपका पेंजिया कहलाया और इसके चारों ओर का जो सागर था वो कहलाया पैंथालासन। हमने थ्योरी में देखा, अब ये देखो इसके चारों ओर का जो सागर वाला जो हिस्सा है ये कहलाया था पैंथालासा और भूभाग कहलाया था पेंजिया। जुरासिक युग तक आते आते ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अलग हुआ, और अलग हुआ तो एक हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया, एक लोरेंसिया या फिर अंगारा लैंड कहलाया, और दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, वो था तैथिस सागर। कुछ ऐसा दिखता था। और इसी गोंडवाना और अंगारा लैंड से अगर हम बात करें, अंगारा लैंड से तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये अलग हुए और अफ्रीका अलग। अगर हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड से, तो दक्षिणी अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर द्वीप जैसे समूह जैसे देश अलग हुए। यह माना जाता है कि वेगनर ने यह माना कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण व घूर्णन गति के कारण ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिमी हिस्से की ओर खिसकते गए और इनके बीच में एक सागर का निर्माण हो गया, वो कहलाया अटलांटिक सागर। वो कहलाया अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि जब नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गति की तो इन्होंने एक सागर का निर्माण हुआ, अटलांटिक सागर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा सागर जिसका निर्माण, जिसकी आकृति एस के आकार की है, तो एस के आकार के रूप में दिखाई देता है, इसलिए एस के आकार का सागर कहलाता है अटलांटिक सागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर की बात आए तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा सागर है। अब हम बात करते हैं
अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडिया वाली जो प्लेट थी वो ऊपर की ओर गति करने लगी, क्योंकि आगे चलकर 1962 में एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई और मॉर्गन जैसे, हैरी हेस और मॉर्गन जैसे व्यक्तियों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी। इनका मानना था ये सारी प्लेटें गति करती है। इन चीजों पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बता दूं मैं, इंडियन प्लेट ऊपर की ओर खिसकी, ऑस्ट्रेलिया प्लेट पूर्व की ओर। यहाँ किसका निर्माण हुआ? हिंद महासागर का, हिंद महासागर का। और दक्षिण की ओर अंटार्कटिका खिसकने के कारण यहां पर दक्षिण की ओर खिसकी। और इस साइड में ये था आपका पूर्वी प्रशांत महासागर और ये हिस्सा कहलाता है इसका पश्चिमी प्रशांत महासागर। आगे दोस्तों यहां तक बात समझ में। अब एक एक कॉन्टिनेंट को उठाते हैं और सबसे पहला हमारा आज का जो कॉन्टिनेंट है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पर हम चर्चा करेंगे और जितने बनने वाले क्वेश्चंस है उन पर हम बात करेंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका का कॉन्टिनेंट का मैप कुछ इस तरह से दिखाई देता है और ये फिजिकल मैप है। और आपसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी कंपटीशन या स्टेट पीसीएस जैसा एग्जामिनेशन हो, तो उन एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है फिजिकली मैप पर ज्यादा पूछे जाते हैं। फिजिकली पर्वत, पठार, नदियां और कौन सी कहां एग्जिस्ट करती है, उन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों दो चीज होती है, एक तो होता है नाम याद रखना और एक किसी की शक्ल याद रखना। तो मेरा मानना यह है कि हमारी शक्ल याद रह सकती है, नाम भूल जाते हैं। तो उसी आधार पर हमने काम किया है कि मैप दिखाकर आपको मैप पर सारी चर्चा की जाएगी, कौन सी चीज कहां है। अगर आप आउटरलाइन फिजिकल मैप आपके पास में रखें तो उसके साथ साथ अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल ये चीजें लगेगी। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। सबसे पहले इसकी बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। क्वेश्चन पूछाता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की, तो 1492 में कोलंबस ने की। दूसरी स्टेटमेंट ये उठती है कि कोलंबस के बाद क्वेश्चन ये उठता है कि उत्तरी अमेरिका 1492 में कोलंबस ने की, तो इसे नई दुनिया का देश भी कहलाया। नई दुनिया का देश भी कहा। इसका क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल के आधार पर बात आए कि क्षेत्रफल के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका 2,47,09,000 वर्ग सेंटीमीटर इसका किलोमीटर के अंदर इसका क्षेत्र है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथी स्टेटमेंट इसकी अगर और ध्यान में रखनी है, विश्व के अंदर यह जनसंख्या के आधार पर चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रखना ये बात। 1492 में इसकी खोज कोलंबस ने की। दूसरी कंडीशन से नई दुनिया का देश कहलाया। और तीसरी बात ये कि ये तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाया। अब इन पर हम चर्चा करते हैं, आगे एक एक चीज को उठाते हैं। अगर फिजिकल मैप की बात करते हैं किसकी, उत्तरी अमेरिका की, तो ध्यान रखना दोस्तों, साथ के साथ अगर आप काम करोगे आउटलाइन मैप पर तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे हम बात करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने आप में गोल है। सारे कॉन्टिनेंट्स आप दिखाई दे रहे होंगे कि एशिया, यूरोप, ये सारे गोल है। और ये जो हिस्सा है ये साइबेरिया का हिस्सा है और यहाँ ये क्षेत्र भी साइबेरिया का है। तो ये अपने आप में 3D के अंदर देखोगे आप तो ये चीजें आपको यहाँ दिखाई देगी। और हम बात करते हैं इसकी उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ये हिस्सा, ये साइबेरिया का हिस्सा है और ये जो राज्य कहलाता है, ये जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के अंदर, ये है, इसका नाम है अलास्का। ये क्षेत्र कहलाता है अलास्का। ये अलास्का राज्य है। इस पर मौलिक रूप से अगर देखें शुरुआत में से रशिया का इस पर अधिकार था, लेकिन बाद में यूएसए ने इस पर कब्जा कर लिया। तो ध्यान रखना, ये अलास्का जो है यूएसए का स्टेट है। यूएसए का स्टेट है। ध्यान रखना, यूएसए का स्टेट कौन सा है? अलास्का राज्य अपने आप में किसका स्टेट है? यूएसए का स्टेट कहलाता है। अगर हम बात करते हैं अलास्का राज्य के पास में ये जो क्षेत्र है, यहां पर एक जल संधि दिखाई देती है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना
कि जल संधि की डेफिनेशन क्या होती है। जल संधि वह होती है जो दो सागर वाले हिस्सों को मिलाती है और दो भूभागों को अलग करती है। दो सागर वाले हिस्सों को मिलाए और दो भूभागों को अलग करे, वो क्या कहलाती है, जल संधि कहलाती है। दो सागर वाले हिस्सों या दो जल वाले हिस्सों को क्या मिले, दो जल वाले या सागर वाले हिस्सों को मिलाए और दो भूभागों को अलग करे, वो जल संधि कहलाती है। दोस्तों द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ भूभाग हो। आगे मेरी बात समझ, क्योंकि भारतीय प्रायद्वीप में अगर देखें तीन तरफ से पानी और एक तरफ से भूभाग है, तो सेम कंडीशन है। इंग्लिश में बताऊं तो पेनिसुला जो अपने आप में प्रायद्वीप कहलाता है और आइलैंड जो होता है द्वीप कहलाता है, और जल संधि स्टेट को जल संधि कहते हैं। हिंदी में जल संधि और इंग्लिश में स्टेट हमेशा दो सागर वाले हिस्सों को जोड़ती है और दो भूभागों को अलग करती है। तो अलग अलग चर्चा करते हैं इन चीजों पर, अपन एक एक चीज पर बात उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जल संधि। तो यहां पर आपको एक जल संधि दिखाई देगी और इस जल संधि का नाम है, अगर मैं बात करूं जल संधि की, तो इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है, बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, बेरिंग जल संधि। क्योंकि मैंने बताया ये सारा का सारा हिस्सा प्रशांत महासागर का है, और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा ये भी कौन सा, पूर्वी प्रशांत महासागर है। ध्यान रखना ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, और यहां पर बेरिंग जल संधि जो है दो भूभागों को अलग करेगी और दो सागरों को जोड़ेगी। जो भूभागों की बात करें तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका दोनों के बीच में जो भूभाग है, जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो अलग करती है वो कहलाती है बेरिंग जल संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है एग्जामिनेशंस में कि कौन सी जल संधि है जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है, तो वो है बेरिंग जल संधि। जब हम बात करते हैं अलास्का राज्य में, तो अलास्का राज्य में हमें दो पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। अलास्का राज्य में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक पर्वत श्रृंखला का नाम है अलास्का रेंज और दूसरी का नाम है ब्रुक्स रेंज। अगर हम बात करें तो एक का नाम है अलास्का रेंज और दूसरी का नाम है ब्रुक्स रेंज। दोनों के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसे बोलते हैं अलास्का का पठार। अलास्का का पठार। एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई भी पठार दो पर्वतों के बीच में हो, दो पर्वतों के बीच में कोई पठार हो, वह अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। और अलास्का का पठार दो पर्वतों के बीच में है तो इसे अंतर पर्वतीय पठार भी कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, अंतर पर्वतीय पठार, दो पर्वतों के बीच का पठार क्या कहलाता है, अंतर पर्वतीय पठार। तो अलास्का राज्य के अंदर एक पठार जिसका नाम है अलास्का का पठार, जो अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। यहीं पर आपको यूएसए की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकेनली दिखाई देगी। यहां पर माउंट मैकेनली जो है यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है और एक एक्टिव वोल्केनिज्म, सक्रिय ज्वालामुखी का एक अच्छा उदाहरण भी है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकेनली, और एक आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, कुछ की उत्तरी अमेरिका की, और ये क्या है, माउंट मैकेनली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। यहीं से चलते हैं, अगला राज्य आता है कनाडा एक देश उत्तरी अमेरिका का। और इसी कनाडा के अंदर यहां पर आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है मैकेंजी पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है मैकेंजी पर्वत। क्या नाम है, मैकेंजी। कनाडा में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मैकेंजी पर्वत श्रृंखला, और मैकेंजी पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूकॉन नदी। और यूकॉन नदी गिरती कहाँ है, इस क्षेत्र में। यहाँ छोटा सा सागर है जिसे बोलते हैं बेरिंग सागर, और यहाँ से ही उठकर कहाँ आती है, बेरिंग सागर में। और इस नदी का नाम है यूकॉन नदी। आप लोग ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी है, यूकॉन नदी। कहां से निकलती है, मैकेंजी पर्वत से। मैकेंजी पर्वत से निकलकर बेरिंग सागर में एक नदी गिरती है जिसका नाम है यूकॉन नदी।
यही मैकेंजी पर्वत के पूर्वी भाग में आपको 5 झीलें दिखाई देगी और इन झीलों को कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं झीलों को कैनेडियन शील्ड के नाम से जानते हैं। यह उत्तरी अमेरिका में कनाडा में मैकेंजी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगी आपको। अरे बात करते हैं इनकी, तो कैनेडियन शील्ड के अंदर बात करें तो आपको 5 झीलें दिखाई देगी। सबसे पहले झील का नाम है ग्रेट बियर लेक। ध्यान रखना दोस्तों, कनाडा की झीलों का चर्चा करते हैं, कनाडा और कनाडा की झीलों की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम है ग्रेट बियर लेक। दूसरे का नाम है ग्रेट स्लेव। दोस्तों पहले का नाम ग्रेट बियर, दूसरी झील का नाम है ग्रेट स्लेव, तीसरी का नाम है अथाबास्का, चौथी झील का नाम है रेंडियार और 5वीं झील का नाम है विनिपेग। ग्रेट बियर लेक को यूरेनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसी के किनारे यूरेनियम सिटी जो है वो है। अगर मैं बात करूं विनिपेग झील, तो विनिपेग झील के किनारे पर विनिपेग सिटी जो है, विनिपेग सिटी जो है विश्व में गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, विनिपेग झील के किनारे पर विनिपेग सिटी जो है विश्व में गेहूं के लिए प्रसिद्ध हुई है। आपको एक चीज बताऊं मैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियार और विनिपेग जो झील, ये 5 झीलें, इन 5 झीलों को कैनेडियन शील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहां पर बर्फ जमी रहती है और एक मैं रॉकी पर्वत बताऊंगा, एक न्यू फोल्ड माउंटेन, जिसके ऊपर एक शुष्क गर्म हवा चलती है उत्तर की ओर। वो एक गर्म हुआ है तो सर्दियों के मौसम में भी उसका बर्फ को पिघलाने का काम करती है। जब ये चलती है एक शुष्क हवा जो ये बर्फ हटाने का काम करती है, और इस कैनेडियन शील्ड वाले क्षेत्र से जैसे वो बर्फ हटाती है तो ये झीलों के रूप में आकार लेती है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव सारी मीठे पानी की झीलें हैं। अगर हम बात करें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव से, तो ग्रेट स्लेव से एक नदी निकलती है ऊपर की ओर और मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है और इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। ध्यान रखना दोस्तों, ग्रेट स्लेव से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी और गिरती का मैकेंजी की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर मैं बात करूं विनिपेग झील से, तो विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जो इस क्षेत्र में, ये जो एरिया है ये खाड़ी कहलाती है हडसन की खाड़ी। ये है हडसन की खाड़ी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विनिपेग झील से निकलने वाली नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है और उसका नाम है नीलसन नदी। क्या नाम है? नीलसन नदी, नीलसन। तो नीलसन नदी कहां गिरती है? हडसन की खाड़ी में गिरती है। और कहां से निकलती है? विनिपेग झील से निकलती है। और विनिपेग झील के किनारे पर विनिपेग सिटी जो है एक विश्व में गेहूं की मंडी के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। तो आगे चर्चा करें तो अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है उस पर हम बात करते हैं, वो है पर्वत। पर्वत कौन सा? यहां पर पश्चिमी भाग में उत्तरी अमेरिका के एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है रॉकी। क्या नाम इसका? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत अपने आप में एक नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार, क्या नाम है? नवीन मोड़दार पर्वत है रॉकी पर्वत जो है। न्यू फोल्ड माउंटेन, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उसी के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जिसके कारण ये चीजें सामने साबित हुई कि कैसे पश्चिमी भागों में ही नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। जब हम चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर तो बात करूंगा। और नवीन मोड़दार पर्वत अपने आप में रॉकी पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जब हम बात करते हैं रॉकी पर्वत के बाद, रॉकी पर्वत के पश्चिमी भागों में आपको इसी यूएसए के अंदर ये क्षेत्र जो है ये आपको कहलाता है यूएसए। और यूएसए के अंदर यहां पर आपको एक ग्रेट बेसिन का मैदान दिखाई देगा और यहां पर एक मरुस्थल दिखाई देगा और इसी के पास यहां पर भी एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसका नाम है सोनार। क्वेश्चन पूछाता है सोनार मरुस्थल कहां स्थित है? सोनार मरुस्थल कहां स्थित है? तो सोनार मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहां ग्रेट बेसिन का मैदान, इसका नाम है ग्रेट बेसिन।
ग्रेट बेसिन। दोस्तों जूम कर कर या फिर रोक कर भी इन चीजों को आप लिख सकते हो। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन का मैदान है, नीचे वाली साइड में आपको सोनार मरुस्थल दिखाई देगा, और सोनार मरुस्थल दिखाई देगा, वहीं पर आपको कोलोराडो का पठार भी दिखाई देगा, और यहां पर आपको कोलंबिया का पठार दिखाई देगा। इसी रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? रॉकी पर्वत की माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा इस पर आते हैं, यहां मैंने रॉकी पर्वत बताया आपको, यहां इसकी चोटी माउंट एल्बर्ट है। यहां पर आपको मैंने बताया कि मरुस्थल, सोनार मरुस्थल, तो यहीं पर आपको सोनार मरुस्थल के पास एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम है सेरा निवादा पर्वत, सेरा निवादा। और सेरा निवादा पर्वत अपने आप में एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। दोस्तों ब्लॉक पर्वत होते क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के अंतर अंतर्जात बल लगते हैं, और इन्हीं अंतर्जात बलों के कारण अपसारित संचलन और अभिसारित संचलन होता है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में या फिर एक दूसरे के तनाव मूलक बल के कारण जब क्या हो, साइडों के भूभाग नीचे की ओर धस जाए और बीच का भूभाग यूं की यूं खड़ा रहे, तो जिसका निर्माण होता है उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि अगर क्या हो, साइडों के भूभाग नीचे की ओर धस जाए और बीच का भूभाग यूं की यूं रहे, तो किसका निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत। और इसके दोनों तरफ किसका निर्माण होता है? भ्रंज घाटियों का। भ्रंजन का मतलब होता है तोड़ना या टूटना, तो भ्रंजन का भंगुर मतलब होता है तनाव मूलक बल के कारण टूटता है, ताप के साथ साथ दाब भी कम होता है। तो साइडों का भूभाग नीचे की ओर धस जाए और बीच का भूभाग यूं की यूं रहे, तो किसका निर्माण होगा? ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा। दूसरी कंडीशन ये भी रहती है कि साइडों के भूभाग यूं की यूं रहे और बीच का भूभाग नीचे की ओर धस जाए, तो जिसका निर्माण होगा साइडों में ब्लॉक पर्वत और बीच में क्या होगा? भ्रंज घाटी। ये साइडों वाली जगह क्या कहलाती है? भ्रंज घाटियां। ध्यान रखना दोस्तों, भारत के अंदर एक इसका अच्छा उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत। अपने आप में भारत के अंदर एक ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा और तापी नदी दोनों भ्रंज घाटियों के उदाहरण हैं। अगर इसका एग्जांपल यहां देखें, सतपुड़ा पर्वत बीच में, एक तरफ नर्मदा नदी बहती है, दूसरी तरफ तापी, वो दोनों भ्रंज घाटी का उदाहरण है। और सतपुड़ा पर्वत अपने आप में एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जब हम बात करते हैं सेरा निवादा पर्वत की, तो सेरा निवादा पर्वत पर जब हम चर्चा करते हैं, तो सेरा निवादा पर्वत अपने आप में क्या ऐसा ही ब्लॉक पर्वत है। ध्यान रखना, हर कॉन्टिनेंट में आपको एक या दो ब्लॉक पर्वत दिखाई देंगे, और क्वेश्चन बनाने वाला इन्हीं ब्लॉक पर्वत से क्वेश्चन बनाएगा और आपसे पूछेगा एग्जामिनर, या वनडे एग्जामिनेशन में आपसे सीधा डायरेक्ट कॉन्टिनेंट पूछे जाते हैं। ब्लॉक पर्वत, सेरा निवादा अपने आप में ब्लॉक पर्वत है। ये जो क्षेत्र कहलाता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है ये अपना में एक प्रायद्वीप है। ये जो है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कैलिफोर्निया की खाड़ी, आप सभी को बता दूं मैं, यही कैलिफोर्निया में एक भ्रंज घाटी का उदाहरण भी मिलेगा आपको, जिसका नाम है डेथ वैली, डेथ वैली। तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि डेथ वैली किसका उदाहरण है? अपने आप में एक भ्रंज घाटी का। जैसे ब्लॉक पर्वत देखा था कि साइडों के भूभाग नीचे की ओर धस जाए और बीच का भूभाग यूं की यूं रहे, तो ब्लॉक पर्वत बनता है। सेम वैसे ही भ्रंज घाटी में उसकी साइडों वाली क्या है? भ्रंज घाटी। तो डेथ वैली अपने आप में एक भ्रंज घाटी है, और इसी का तापमान जो है 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान माना गया है। 2019 में इसको सबसे गर्म स्थान देखा गया था, लेकिन 2019 के बाद इसे विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान, क्योंकि अल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान विश्व का देखा गया है। कैलिफोर्निया के बाद हम बात करें, यही कैलिफोर्निया में आपको पता हो हॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है उसके लिए लॉस एंजल्स, जो लॉस एंजल्स स्थित है वो कैलिफोर्निया के अंदर। हॉलीवुड जिसके लिए फेमस हुआ है, जैसे बॉलीवुड के लिए मुंबई है, उसी प्रकार लॉस एंजल्स के अंदर हॉलीवुड फेमस हुआ है। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये भी याद रखना, हर कॉन्टिनेंट के अंदर घास के मैदानों का अलग अलग नाम से उच्चारण है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। याद रखना, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। वहीं आप देखेंगे यहीं पर
जो ये एरिया है इसका उत्तरी अमेरिका का, तो नीचे वाला हिस्सा है ये चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहां ये जो हिस्सा है मरुस्थलीय जलवायु की तरह जाना जाता है, क्योंकि आप एक चीज नोट करना, विश्व के सारे मरुस्थल आपको पश्चिमी भागों में दिखाई देंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि विश्व के सारे मरुस्थल पश्चिमी भाग में क्यों है। इन चीजों को ढंग से पढ़ने के लिए आपको ढंग से थ्योरी देखनी होगी। कंटिन्यू क्लासें रहेगी तो मैं आपको एक दिन चर्चा भी करूं इन चीजों पर, विश्व के सारे मरुस्थल पश्चिमी भाग में क्यों है। जब हम बात करते हैं प्रेरी, प्रेरी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहीं पर आपको आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये 5 जिलें दिखाई देगी। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में ये जो एक अक्षांशीय रेखा है इसे बोलते हैं 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा। और ये याद रखना कि 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा किसके बीच में सीमा बनाती है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा सीमा बनाती है। क्योंकि आप जानते हैं ग्लोब में ऐसी जो लैटिट्यूडनल लाइनें हैं वो कहलाती है अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं वो कहलाती है देशांतर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अक्षांशीय रेखा 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। इसी सीमा पर आपको 5 झीलें दिखाई देगी। इन्हीं 5 झीलों में देखेंगे तो सबसे पहली जो झील है उसका नाम है सुपीरियर। इन झीलों को ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सुपीरियर झील, पहली झील का नाम है सुपीरियर। सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन ये पुट होता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे बड़ी कौन सी झील है तो कैस्पियन सागर। अब आपसे पूछे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो सुपीरियर। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो बैकाल लेक। ध्यान रखना, विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो बैकाल जो एशिया महाद्वीप के अंदर है। अगर आपसे पूछे विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है तो अफ्रीका के अंदर तंजनाइका लेक है जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे ऊंची लेक कौन सी है तो ठीशो लेक है। और आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है तो टिटिकाका लेक दक्षिणी अमेरिका के अंदर पाई जाती है, जहां पर नाव चलाई जा सके, जिसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की सुपीरियर। और आपसे पूछे विश्व की सीधी, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो बैकाल लेक। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील पूछे तो तंजनाइका जो है अफ्रीका के अंदर है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील पूछे तो आपको टिटिकाका लेक उदाहरण देना है। बोल्विया और पेरू की सीमा पर टिटिकाका लेक है जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जहां नाव चलाई जा सके, जिन्हें हनीमून लेक के नाम से वो प्रसिद्ध हुई है। आगे चलते हैं हम। सुपीरियर झील के बाद अगली झील आती है, उसका नाम है मिशिगन। इस झील का नाम है मिशिगन। मिशिगन झील के बाद ऊपर वाली जो झील आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है होरॉन। दोस्तों ये नाम याद रखना जरूरी है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। होरॉन के बाद नीचे वाली जो आपको झील दिखाई इसका नाम है इरी। और इरी के बाद अगली जो लास्ट झील बचती उसका नाम है ओंटारियो। ओंटारियो, सुपीरियर, मिशिगन, होरॉन, इरी और ओंटारियो, ये 5 जिले दिखाई देते हैं। इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर हम बात करें सुपीरियर और होरॉन दोनों के बीच में जाने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया जिसका नाम है सू नहर। जिसका नाम है सू नहर। तो क्वेश्चन पूछाता है सू नहर कहाँ है? सुपीरियर और होरॉन दोनों के बीच में जल को मिलाने के लिए वह व्यापार के लिए जो नहर बनाई गई जिसका निर्माण, उसका नाम था सू नहर बनाया गया। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अगर हम चर्चा करें इसी क्षेत्र में तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी आपको, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। तो ध्यान रखना, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहां है? यूएस में। इसका कंपैरिजन आप भारतीय अरावली पर्वत से कर सकते हो। जुरासिक युग वो युग जिसके टाइम बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे, उस टाइम इन संरचनाओं का निर्माण हुआ था। जुरासिक युग के अंदर अरावली, अपलेशियन, धारवाड़ संरचना, इन जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ वो था जुरासिक युग, जहां बिना रीढ़ की हड्डी वाले टाइम थे। अपलेशियन पर्वत जो है अपने आप में कोयले के भंडारण की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध हुआ है।
यहाँ पर एंथ्रासाइट्स और बिटुमेंस जैसे कोयले जो है सबसे ज्यादा निकाले जाते हैं। यूएसए को तांबे के लिए प्रसिद्ध किया गया। विश्व में सबसे ज्यादा अगर तांबा देखा जाए तो यूएसए के अंदर पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा तांबे के लिए प्रसिद्ध हुआ है। सोने की सबसे बड़ी खान भी उत्तरी अमेरिका में देखी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस हुआ तांबे के लिए और चांदी के लिए उत्तरी अमेरिका फेमस हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ ग्रेट बेसिन या रॉकी पर्वत से के पास यहाँ ग्रेट बेसिन का मैदान से एक नदी निकलती है जो यूएसए की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। याद रखना दोस्तों, इस नदी का नाम है मिसिसिपी। यूएसए की सबसे लंबी नदी है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है और गिरती कहां है? ये है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। तो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। अगर मैं बात करूं आपसे त्रिभुजाकार डेल्टा अगर पूछ ली जाए तो नील नदी जो भूमध्य सागर में गिरती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी की जब भी चर्चा की जाती है तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। शब्दों पर गौर करना है कि विश्व की लंबी पूछे तो नील और बड़ी पूछे तो अमेजन। चौड़ाई जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा जल ढोएगी। तो सबसे ज्यादा जल ढोने वाली नदी कौन सी है? अमेजन। यही मिसिसिपी नदी जो मैक्सिको खाड़ी में गिरती है, इसी क्षेत्र में आपको एक नेशनल पार्क दिखाई देगा और नेशनल पार्क में स्टोनले नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर आपको गीजर दिखाई देंगे जहां से गर्म जल बाहर निकलता रहता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में तापमान ज्यादा होने के कारण गर्म जल जो है बाहर निकलता रहता है और इसी नेशनल पार्क से यहाँ से गर्म जल बाहर निकलता रहता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मैक्सिको और यूएसए दोनों के बॉर्डर पर एक नदी पाई जाती है, जिस नदी का नाम है, जहां सीमा बनाती है, उसका नाम है रियो ग्रैंड नदी। रियो ग्रैंड नदी जो ये है यूएसए और मैक्सिको दोनों की सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन पूछाता है यूएसए और मैक्सिको की दोनों की सीमा कौन बनाती है? तो रियो ग्रैंड नदी जो है दोनों पर सीमा बनाती है। मैक्सिको के अंदर देखेंगे तो मैक्सिको के अंदर दो पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देगी। एक का नाम है सेरा निवादा ओरिएंटल और दूसरी का नाम है सेरा निवादा ऑक्सीडेंटल। एक का नाम सेरा निवादा ओरिएंटल और दूसरी का नाम सेरा निवादा ऑक्सीडेंटल। फिर दोनों के बीच में एक पठार पाया जाएगा जिसे कहते हैं मैक्सिको का पठार। ध्यान रखना दोस्तों, दो पर्वत श्रृंखला सेरा निवादा ओरिएंटल और सेरा निवादा ऑक्सीडेंटल और दोनों के बीच में एक पठार जिसका नाम है मैक्सिको का पठार। यह भी अपने आप में एक अंतरा पर्वतीय पठार है और इसी पठार पर विश्व में एक जगह फेमस हुई जिसका नाम है चियाहुआ। क्या नाम है? चियाहुआ। यह चांदी के भंडार की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध हुई है। चांदी के भंडार की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध हुई है। कहां पर? मैक्सिको में चियाहुआ। यहीं पर एक मर्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है पोपो कैपिटल। मैक्सिको के अंदर एक मर्त ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम है पोपो कैपिटल। याद रखना दोस्तों, सक्रिय पूछे तो माउंट मैकिनली उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे मर्त ज्वालामुखी कौन सा है तो पोपो कैपिटल एक मर्त ज्वालामुखी जो मैक्सिको में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की तो इसे बोलते हैं युकांट प्रायद्वीप और ये है आपका क्यूबा। तो युकांट प्रायद्वीप और क्यूबा दोनों के बीच में एक जल संधि पाई जाती है और ये जो क्षेत्र आपका है ये कहलाता है आपका कैरेबियन सागर। क्या कहलाता है? कैरेबियन सागर। दोस्तों अगर लिखाई समझ में नहीं आ रही तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको आप पॉज करके लिख सकते हो। कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर का क्षेत्र, क्योंकि करवाने को बहुत कुछ है लेकिन स्पेस थोड़ा कम है, कि कैरेबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी दोनों के बीच में एक जल संधि जिसका नाम है युकांट चैनल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा युकांट चैनल किसको किससे अलग करता है? क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता वो है युकांट चैनल। सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, अब की बार भी आने की संभावना है। युकांट चैनल और क्यूबा ये जो आपका है ये कहलाता है क्यूबा। और क्यूबा जो है विश्व में चीनी का कटोरा कहलाया है क्योंकि यहाँ पर गन्ने के उत्पादन सबसे ज्यादा होने के कारण ये चीनी का कटोरा कहलाया है। और यहीं पर सिगार इंडस्ट्री के रूप में भी ये फेमस हुआ है। कौन? क्यूबा जो है सिगार इंडस्ट्री के रूप में फेमस हुआ। आपको बता दूं ये लटकता हुआ एक प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि दिखाई देगी आपको, उसका नाम है
थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं इसको कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि, इसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि। इसी प्रायद्वीप के नाम पर इसका नाम रख दिया फ्लोरिडा जल संधि। और फ्लोरिडा जल संधि जो ये कैरेबियन सागर है, यहां पर आने वाले तूफानों को हरिकेन कहते हैं। हरिकेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका में साइक्लोन को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। अगर आप पूछते विली विली कहाँ कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। साइक्लोन हिंद महासागर, अरब सागर में, और टाइफून या टोरंडो आपको प्रशांत महासागर में कहलाते हैं। तो यही बात करते हैं। तो ये क्षेत्र जो आपका है ये कहलाता है लेबेड्रो प्रायद्वीप। और लेबेड्रो प्रायद्वीप यहाँ पर एक जलधारा चलती है, लेबेड्रो जलधारा। और लेबेड्रो जलधारा ऊपर से आती है, यहाँ से एक जलधारा चलती है, गर्म जलधारा, ऊपर से आने वाली ठंडी जलधारा है। दोनों जहां मिलते हैं यहाँ पर एक सार्गोस सागर का निर्माण होता है। अटलांटिक महासागर किसका निर्माण होता है? सार्गोस सागर, सार्गोस सागर, जहां पर कोहरा ज्यादा दिखाई देता है, सार्गोस सागर। और इसी क्षेत्र में यहाँ पर परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण यहाँ पर पलवक जो है मछलियों को खाने वाला एक घास है, पलवक सबसे ज्यादा होती है। इसी कारण इस क्षेत्र में मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसे बोलते हैं ग्रीनलैंड, डेनमार्क का शासन है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और ये जो द्वीप का दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे बैफिन द्वीप कहलाते हैं। बैफिन द्वीप, बैफिन आइलैंड, याद रखना दोस्तों, इन्हें कहते हैं बैफिन द्वीप। और ये ग्रीनलैंड द्वीप है। और दोनों के बीच में एक जल संधि दिखाई देगी आपको। इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। याद रखना, डेविस जल संधि किसको किससे अलग करती है? बैफिन द्वीप या कनाडा को ग्रीनलैंड से जो अलग करती है वो कहलाती है डेविस जल संधि। दोस्तों डेविस जल संधियों पर ज्यादा काम करना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जल संधि में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं दक्षिणी भाग में, यहाँ पर पनामा नहर का निर्माण हुआ है दक्षिण के अंदर। और पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये क्षेत्र आपका अटलांटिक महासागर का है। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो वो है अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और प्रशांत महासागर को जोड़ती किससे? प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर जोड़ता है वो है पनामा नहर। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र वाली साइड में पनामा बंदरगाह, व अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र वाले साइड में कोलन बंदरगाह दिखाई देता है। दोनों के दोनों व्यस्तम बंदरगाह है। इस नहर का निर्माण करवाया गया था यूएसए द्वारा पनामा से जगह लेकर, क्योंकि व्यापार के आवागमन के लिए यहाँ पर सुविधा के लिए पनामा नहर का निर्माण किया गया था। जैसे स्वेज नहर का भी निर्माण किया गया था लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए, और उसी प्रकार इसका भी निर्माण किया गया, क्योंकि व्यापार के लिए किया गया था। तो ये आपका बड़ा उत्तरी अमेरिका था। दोस्तों यहां से फिजिकली मैप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा देखें पीछे चलकर, रिवाइज करें इन चीजों को। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद भूभागों पैंथालासिया, पेंजिया, उसके बाद मैंने बताया इनको देखा कि कैसे ये अलग हुए, कैसा था। आप देखोगे सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में एडजस्ट होते दिखाई दे रहे थे। गोडवाना, लोरेंसिया, कौन कौन से द्वीप, कौन कौन से महाद्वीप से अलग हुए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि ये बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ, कौन कौन सा अलग हुआ। उसके बाद हम चर्चा की उत्तरी अमेरिका को पर्टिकुलर उठाया आपने, और अलास्का, बेरिंग जल संधि, पनामा नहर, डेविस जल संधि, इन सब पर हमने चर्चा की, जिलें देखी। उसके बाद हमने देखा पूरा उत्तरी अमेरिका को। यहां तक इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों यहां तक आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।